मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हो रही है, उस सियासत की जिसे सूबे का सियासी पारा जो है वो अब चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात होगी मदनी के उस बयान की जिससे हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है। इसके साथ ही बात करेंगे राहुल की राह पर बसपा क्या यात्रा से बदलेगी हवा। इन सब के बीच बात होगी सपा विधायक इरफान सोलंकी की मित्र मंडली की, जिस पर पुलिस का शिकंजा कसते ही जा रहा है। इसके साथ आपको बताएंगे कि मुख्तार के बेटे का जेल कांड, जिसने मुख्तार की बहू को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और आखिर में दिखाएंगे शमी की वो उड़ान जिसने कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। विश्लेषण में सबसे पहले बात इन्वेस्टर समिट पर सियासी जंग की। अखिलेश के बाद पल्लवी का तंज सामने आया है। एक तरफ सरकार इन्वेस्टर समिट को यूपी के विकास के लिए गेम चेंजर कह रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने हमला बोला था और अब सपा विधायक पल्लवी पटेल ने यह कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि ये सारे दावे कागजों में हैं, जमीन पर नहीं। इन्वेस्टर समिट पर सियासी जंग, अखिलेश के बाद पल्लवी का तंज। कितनी यूनिट वर्तमान में चालू कंडीशंस में हैं, वो आंकड़ा आप जारी करिए। यूपी सरकार की निवेश क्रांति विपक्ष को क्यों लग रही है भ्रांति। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। 32 लाख करोड़ के एमओयू पर नजर, क्या जमीन पर होगा निवेश का असर। इस वक्त पूरे देश और दुनिया की निगाहें यूपी में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर टिकी हैं, जहां निवेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का मेला लगा हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक से लेकर सांसद इस इन्वेस्टर समिट को यूपी के विकास में मील का पत्थर बता रहे हैं। वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस कोशिश के लिए सीएम योगी की पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन जब नितिन गडकरी लखनऊ पहुंचे तो यूपी में बिछाए एक्सप्रेसवे के जाल और रोड कनेक्टिविटी को लेकर सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उत्तर प्रदेश की गाड़ी इस एक्सप्रेस हाईवे से ऐसे स्पीड से दौड़ रही है कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जनता को गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से निश्चित रूप से ये तकलीफ दूर होगी, मेरा विश्वास। दरअसल किसी भी राज्य के आगे बढ़ने में, उसे दुनिया के लिए बाजार बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी वहाँ की रोड कनेक्टिविटी होती है। और यूपी देश का इकलौता राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, उसमें उनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें निरंतर प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाईवे को 2 लेन को 4 लेन में, 4 लेन को 6 लेन में, 6 लेन को 8 लेन में, 6 लेन को 12 लेन का एक्सप्रेसवे भी, देश का पहला 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ के बीच में भी विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दम भर रही, वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा। क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर समिट पर हमला बोला था और सपा विधायक पल्लवी पटेल ने ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि जो 32 लाख करोड़ के एमओयू साइन कराने की बात कही जा रही वो सिर्फ कागज में है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं। कोई इंसेंटिव नहीं दोगे तो वो क्यों आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो जाके मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट कर देंगे, गुजरात में कर देंगे, महाराष्ट्र में कर देंगे, वेस्ट बंगाल में कर देंगे, तेलंगाना में कर देंगे। तो इसलिए हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी के सामने दिल्ली वाले लोगों ने बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी क्या इंसेंटिव देंगे। और मुझे लगता है कि बाबा हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं, किसी को इंसेंटिव नहीं दे सकते। के सामने आंकड़े बताए जा रहे हैं, 32 लाख करोड़ का हमें एमओयू साइन हो गया है। तो मेरा सबसे पहले ये मांग है और सरकार से मैं जानना चाहती हूँ कि पहला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उसमें आपने कितने के एमओयू साइन किए, उसमें से कितने धरातल पे उतरे, कितने क्रियान्वयन हुआ और क्रियान्वयन होने के बाद कितनी यूनिट वर्तमान में चालू कंडीशंस में हैं, वो आंकड़ा आप जारी करिए। पल्लवी पटेल यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये पूरा खेल
छोटे व्यापारी को खत्म करने और अडानी और अंबानी जैसे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए है। इसको लोगों के दिमाग में एक हवा बना दिया है और वास्तविकता ये है, जो ये इन्वेस्टर समिट है, ये कहीं ना कहीं जो यहाँ के छोटे उद्यमी हैं उनका हक और अधिकार मार करके हमारे सामने एक ऐसा पर्दा डाल दिया है कि उसके पीछे अडानी और अंबानी जैसे बड़े ग्रुप्स को पूरा फ़ायदा उठाने का एक मौका दिया जा रहा है, या कहिए पूरा उत्तर प्रदेश उनके हाथ बेचने की एक पूरा चक्रव्यूह रचा गया है। पहले अखिलेश यादव ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल खड़े किए, तो अब अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठा दिए हैं। पल्लवी पटेल का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है, सब कागजों में हो रहा है। हालांकि बीजेपी हो या सरकार के मंत्री हो, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद न केवल यूपी की तस्वीर बदलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश देश के विकास का नया ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। वहीं कांग्रेस भी इन्वेस्टर समिट पर उस पर किए जा रहे दावों को लेकर हमलावर नजर आ रही। आंकड़े तो कुछ और बोल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही। आंकड़े बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी पूंजी निवेश जो कहा जाता है उसका 10% भी नहीं होता है। तो अगर वो घोषणाएं और जो लगे हैं दोनों की श्वेत पत्र जारी कर दें तो स्थिति साफ हो जाए। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल उठा रही, ये बात भाजपा को रास नहीं आ रही। अखिलेश यादव को राजनीति की अगर काखा का भी आता है ना, तो इसको एक बड़े दिल से उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। यूपी उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे कारण है। एक स्थायी हम लोग सरकार दे रहे हैं, 14 में बहुमत, 17 में बहुमत, 19 में बहुमत और 22 में बहुमत, और चारों बार ये लोग पिटे हैं। अब सवाल इस बात का है कि अभी 2 दिन का इन्वेस्टर समिट हुआ तो राजनीति 7वें आसमान पर है। जब तीसरे दिन का इन्वेस्टर समिट खत्म होगा और सरकार अपने फाइनल आंकड़े जारी करेगी तो क्या होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की सियासत इस वक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इर्द गिर्द घूम रही और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष की निगाहें यूपी की 79 लोकसभा सीटों पर हैं, जिनका रास्ता दिल्ली तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात इस्लाम पर मदनी का बयान 24 से पहले हिंदू मुसलमान, क्योंकि जहां एक तरफ यूसीसी को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं पर जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मदनी ने ये कहते हुए देश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है, इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और उसकी पैदाइश भारत में हुई है। अब मदनी के इस बयान पर बहस छिड़ गई है। इस्लाम पर मदनी का बयान 24 से पहले हिंदू मुसलमान। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। इस्लाम की सबसे पुरानी धरती, क्या बोल गए मदनी? ये धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, ये मुसलमानों का पहला वतन है। जितना ये वतन नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये वतन महमूद का भी है। क्या देश की सियासत एक बार फिर लौटकर हिंदू मुसलमान पर आ गई है? क्योंकि जब से जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया मदनी ने इस्लाम को सबसे पुराना धर्म और भारत में इसकी पैदाइश की बात कही, तो राजनीति उबाल मारने लगी। क्योंकि इस्लाम पुराना या सनातन पुराना, इसकी बड़ी बहस अब छिड़ गई। धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है, यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है। देखिए, कुछ ऐसे धार्मिक गुरु इस प्रकार का विभेद, इस प्रकार का स्टेटमेंट दे करके समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। और सबको ये पता है सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना है और तमाम ऐसे धर्म है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म को मानने वालों का सम्मान करते हैं। लेकिन ये कहना नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, आपके लिए आपका धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे के लिए दूसरा धर्म श्रेष्ठ है। मदनी साहब बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन इसमें
इतना अल्प ज्ञान का वो परिचय देंगे, इसकी मुझे कभी कल्पना नहीं थी। क्योंकि भारत में तो इस्लाम का जो प्रादुर्भाव है वो 1000-1200 वर्षों के अंदर हुआ है तो, और इस्लाम धर्म तो पुराना धर्म है। इस्लाम जो है भारत की धरती पर नहीं पैदा हुआ है, ये तो आम आदमी जानता है। मदनी साहब जब कह रहे हैं कि ये देश उतना ही मेरा है जितना मोदी जी का है, तो उनको अपनी जिम्मेदारी अभी समझनी चाहिए और उनको सुनना चाहिए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें और अपनी जिम्मेदारियों को देखें, देश को मजबूत करने के लिए काम करें। मदनी ने सिर्फ इस्लाम को भारत की पैदाइश ही नहीं बताया, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हिंदुस्तान पर पहला हक मुसलमानों का है। भारत हमारा वतन, भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। तेजा थाम लो, रुदाद गम हमको सुनाने दो, तुम्हें दुखा हुआ दिल हम दिखाते हैं दिखाने दो, जमाना सब्र कर लेता है आजिज हम भी कर लेंगे, खलिश दिल की मिटा लेने को दो आंसू बहाने दो। मदनी ने ये तमाम बातें देश की राजधानी दिल्ली से ऐसे वक्त में कही हैं जब 6 दिन पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू न करने की बात कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया था। अब मदनी भी यूसीसी को देश की एकता और अखंडता पर बड़ा असर डालने वाला बता रहे हैं। भारत की मुतअद्दिद रियासतों ने मजहब की तब्दीली को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाए हैं। जमीयत उलमा हिंद जारिहाना फिरकवारियत को पूरी कौम और वतन का नुकसान तस्वुर करते हुए इसे वतन की सालिमियत के लिए सख्त खतरा समझती है। फिरकवारियत हमारे मुआशरे की हम आहंगी की अजीम विरासत से हरगिज मेल नहीं खाती। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने एक बयान दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन पर बिफर पड़ी। अगर बात करें तो जमीयत की कॉन्फ्रेंस दिल्ली के अंदर चल रही जिसमें उसने कहा है कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और इस्लाम भारत का धर्म है। इसके बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उन पर मुखर हो गई है। बीजेपी कह रही है कि इस्लाम बाहर से आया हुआ धर्म है और भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है क्योंकि सभी के डीएनए एक है। ऐसा बयान अतीत में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिया था। अगर बात करें तो मौलाना महमूद मदनी ने साफ तौर पर कहा है कि इस्लाम जो लोग यहाँ पे मानते हैं वो कन्वर्टेड नहीं है क्योंकि इस्लाम काफ़ी पुराना धर्म है, आदम और हवा यहीं के थे। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि जिस तरीके से विदेशी आक्रांता हैं, मुगलों के दबाव में, उसके अलावा कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों के दबाव में हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया था और मुस्लिम धर्म को स्वीकार किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मदनी जैसे लोग ऐसे बयान देकर हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स को हवा दे रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे 24 की जंग नजदीक आ रही, सब अपनी अपनी पिच सेट करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी शूद्र वाली पिच पर खेल रही तो भाजपा पसमानदा समाज को जोड़कर बड़ा खेल करने की तैयारी में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इरफान की मित्र मंडली खाकी की ऑपरेशन कुंडली, क्योंकि सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी से पुलिस का ऑपरेशन जारी है। पुलिस की नजर इरफान और उसके गैंग की 150 करोड़ की संपत्ति पर है, जिसे पुलिस ने चिन्हित भी कर लिया है। अब इसी संपत्ति से पुलिस ने बीते 24 घंटे में 23 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। इरफान की मित्र मंडली खाकी का ऑपरेशन कुंडली। इरफान के करीबी की बिल्डिंग सील, पुलिस ने दागी एक और की। इरफान गैंग के खिलाफ पुलिस की टेढ़ी चाल, निशाने पर अवैध संपत्ति का जाल। जब से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी हुई है, उनकी और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि एक तरफ इरफान महाराजगंज के जेल की 4 दीवारी में एक एक रात गिन रहे, तो वहीं इरफान की मित्रमंडली पर खाकी का ऑपरेशन सील जारी है। क्योंकि शुक्रवार को 20 करोड़ के हिलाल कंपाउंड को सील करने के बाद अब कानपुर पुलिस ने इरफान के करीबी शौकत अली के बेटे अशरफ अली उर्फ शेखू द्वारा बनाई गई 5 मंजिला बिल्डिंग को भी सील कर दिया है। 5 जो फ्लैट हैं उनमें जो 2 लोग अपना दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे रहते थे, ऐसी कोई बात नहीं है जो पुलिस का कहना है, क्योंकि लगातार पुलिस के लोग यहाँ पर आते रहे और ये तस्दीक करते रहे कि कोई यहाँ पर रह रहा है या नहीं रह रहा है। ऐसे में पुलिस कह रही है कि यहाँ कोई नहीं रह रहा था, इसलिए पूरी बिल्डिंग को सील किया जाएगा, जो 5 करोड़ के आसपास की कीमत की बताई जा रही है। करीब 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को चिन्हित किया गया है और उसमें से 20 करोड़ की संपत्ति का हिलाल कंपाउंड कल कानपुर पुलिस ने जाजमऊ इलाके में सील किया था। दरअसल गैंगस्टर एक्ट के मामले में पुलिस ने इरफान और उनके करीबी की करीब 150 करोड़ की संपत्तियां चिन्हित की हैं,
जिनमें से करीब 23 करोड़ की संपत्ति पिछले 24 घंटे में सील की जा चुकी है और अब पुलिस की नजर इरफान से जुड़े दूसरे लोगों की कमर तोड़ने पर है। गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत ये कार्रवाई होती है कि अगर अपराध कर कोई भी संपत्ति अर्जित की गई है तो उसको सीज किया जाता है। तो उसी क्रम में जो है ये एक ऐसी संपत्ति है जिसको असेस किया गया है कि अपराध करके अर्जित की गई संपत्ति है और उससे जो है धनार्जन करके इस संपत्ति को बनाया गया है। तो ये एक बिल्डिंग है जिसमें 5 फ्लैट्स हैं जिसकी कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए है और इसको आज हम लोग आए हैं और इसको हम लोग आज जो है जो प्रॉपर्टी है उसका फोरफीचर करेंगे। इरफान की मुश्किल का ये पूरा एपिसोड एक महिला की झोपड़ी में आग लगाने से शुरू हुआ, जो फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा और बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने और रंगदारी मांगने समेत मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने से लेकर गैंगस्टर एक्ट तक पहुंच गया। पिछले 2 महीनों में इरफान सोलंकी पर दर्ज मुकदमों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मतलब इरफान सोलंकी को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। कांग्रेस की राह पर बसपा यात्रा से बदलेगी 24 की हवा, क्योंकि अब भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर बसपा के सांसद रितेश पांडे ने एक यात्रा शुरू की है। बसपा सांसद ने अपनी इस यात्रा को जन संपर्क का नाम दिया है। 11 फरवरी से शुरू हुई उनकी ये यात्रा 6 मार्च को जाकर खत्म होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसमें ना अपनी पार्टी का झंडा उठाया है। कौन चलेगा? प्रदेश के लिए कौन चलेगा? प्रदेश के लिए कौन लड़ेगा? कांग्रेस की राह पर बसपा यात्रा से बदलेगी 24 की हवा। गली गली सांसद का अभियान, यूपी में यात्रा वाला तूफान। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक मॉडल बन गई है? क्योंकि अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे को राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा मॉडल इतना भा गया कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में यात्रा का अभियान शुरू कर दिया है। हालांकि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की करीब 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी, लेकिन बसपा सांसद रितेश पांडे का लक्ष्य अंबेडकर नगर की एक एक गली, एक एक घर को नापने का है। हम लोग अपने क्षेत्र के हर सेक्टर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं एंड हमारा प्रयास ये है कि हम अपने सभी जो हमारे शुभचिंतक लोग हैं उनसे मुलाकात हो और उनके जरिए जो क्षेत्र के और हमारे साथी हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, लोकसभा में मैं हमेशा उनकी बातों को रखता आया हूं, आगे भी और मजबूती से रखूंगा और ये उस समझ को और गहरा करने के लिए। बसपा सांसद ने अपनी यात्रा को जनसंपर्क का नाम दिया है, जो 11 फरवरी से शुरू हुई। उनकी ये यात्रा 6 मार्च को जाकर खत्म होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने इसमें न अपनी पार्टी का झंडा उठाया और न ही किसी बड़े नेता की फोटो लगाई। उनकी इस यात्रा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर सिर्फ तिरंगा झंडा ही नजर आ रहा है। मैंने तमाम कार्य किए हैं अपने क्षेत्र के लिए। आप जिस रोड से आ रहे हैं, ये रोड अभी रिपेयर भी हो रही है। इसके लिए इसी क्षेत्र के लोगों ने मेरे आह्वान पे यहाँ से हर एक घर से करीब एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेके निकला था, अपने तेल से, अपनी मोटरसाइकिल से यहाँ से लेकर के उन्होंने जिले तक धरना दिया था चला करके। तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीनी मुद्दों से जुड़ना कितना ज़रूरी होता है और क्योंकि मैं प्रतिनिधि हूँ, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो और किससे अपेक्षा रखेगी जनता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या बसपा सांसद रितेश पांडे इस यात्रा के जरिए अंबेडकर नगर में एक बार फिर अपनी जगह बना पाएंगे? क्योंकि अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट पर 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने कब्जा किया और बड़ी बात यह है कि पिछली बार बसपा की जीत में सपा का बड़ा योगदान था। और जब अब सपा बसपा के साथ नहीं, तो सवाल बड़ा है, क्या सांसद रितेश पांडे अपनी इस यात्रा से अंबेडकर नगर का मिजाज बदल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
शमी की ऊंची उड़ान, कोहली से बड़ी पहचान। इस बात पर भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन 100% सच है, क्योंकि तेज गेंदबाज शमी ने बल्ले से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है कि कोहली से लेकर केएल राहुल, पुजारा पीछे छूट गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शमी की ऊंची उड़ान, पीछे रह गए कोहली, पुजारा। शमी ने छुड़ाए छक्के, रह गए बड़े बड़े हक्के बक्के। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट में पारी और 132 रन से मात देकर न सिर्फ बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मजबूत पकड़ बना ली है। लेकिन इस टेस्ट मैच की महफिल भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने लूट ली, जिन्होंने गेंद से नहीं बल्ले से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि किंग कोहली, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल, शिखर धवन, युवराज सिंह, लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे महारथियों को भी पीछे छोड़ दिया। शमी की तारीफ इस बात की हुई है, इंजरी के बाद जब वापस आए हैं तो बड़े कमाल के गेंदबाज लग रहे हैं। उनका हाथ रिलीज, बॉल का टिप्पा जो पड़ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है देखकर, और यही चाहते हैं कि इनकी फिटनेस बरकरार रहे और छक्के और मारें। हमें तो खुशी है, और 6 रन बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बड़े रन बनाएं। जब भी कोई टीम के 7, 8, 9, 10 वाले रन बनाते हैं तो ऑपोजिशन के हारने के आसार बढ़ जाते हैं। दरअसल टीम इंडिया की इस जीत में 37 रन की तूफानी पारी मोहम्मद शमी ने खेली, जिसमें शमी ने 3 गगनचुंबी छक्के लगाए। अब इन्हीं छक्कों ने शमी को टेस्ट क्रिकेट में भारत के बड़े बड़े खिलाड़ियों से आगे निकाल दिया है, क्योंकि शमी ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 25 छक्के लगा दिए हैं, जबकि विराट कोहली के बल्ले से अब तक टेस्ट में सिर्फ 24 छक्के ही निकले। वहीं युवराज सिंह ने 22, राहुल द्रविड़ ने 21, केएल राहुल ने 17, चेतेश्वर पुजारा ने 15 और वीवीएस लक्ष्मण ने सिर्फ 5 छक्के टेस्ट मैच में लगाए। मतलब क्रिकेट की पिच पर मोहम्मद शमी नए सिक्सर किंग बनकर उभरे हैं, जिनकी धमक ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।